हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्री विद दिव्या साहू चैनल पर। आज हम आपके लिए शिक्षण के सिद्धांत का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हाँ, यहाँ पर चयन का सिद्धांत से हमने छोड़ा था, तो देर न करते हुए हम बताना शुरू करते हैं। चयन का सिद्धांत। हम बीमार हैं तो अगर हमें डॉक्टर के पास जाना हो और विद्यालय में भी जाना हो तो इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी हो उसी को करेंगे ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो। अर्थात कि जो हमें चयन करना होगा, कभी कभी हमारे सामने चयन के सिद्धांत में जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले हम वो करते हैं। तो चयन करना होता है, सब्जेक्ट्स में भी चयन करना होता है। इसी स्थिति को चयन कहते हैं। शिक्षण भी एक जटिल कार्य है। इसमें हमें विभिन्न विषयों को पढ़ाना, समझना होता है। शिक्षक पर यह गुरुतर दायित्व होता है कि वह कौन सा विषय पहले पढ़ाए, कौन सा बाद में, किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करे, कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करे ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके। अतएव चयन के सिद्धांत का अनुसरण जरूरी है। मान लीजिए कक्षा में सरल विषय पहले कालांश में ढेर सारे चित्रों, क्लिपों, मॉडलों से समझाया जाए और कठिन विषय गणित, संस्कृत मात्र व्याख्यान विधि से कक्षा के अंतिम कालांश में पढ़ाया जाए। आप चर्चा करें कि क्या प्रभाव होगा, क्या जटिल विषय समझ में आएगा। इसलिए चयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल न हो। अब मान लीजिए कि जब आप बहुत फ्रेश होते हो, सुबह सुबह गए पढ़ने के लिए क्लास में, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई गई, और जब लास्ट में आप थक जाते हो और तब आपको बहुत ही व्याख्यान विधि कोई बोले जा रहा है और आपको उससे समझना है, तो क्या आपको समझ में आएगा? यही शिक्षक के लिए चयन की बात होती है कि वो पहले कौन सी विधि का प्रयोग, कौन से सिद्धांत का प्रयोग करके पहले पढ़ाए। तो व्याख्यान विधि और साधारण ये जो विधियां हैं, इनका पहले तो बहुत कम यूज़ होना चाहिए, और ये शुरुआती काल में रखे जाए। जब बच्चा जाए तो ये ज़्यादा समझ में आएंगे, और क्लिपों और चित्रों के माध्यम से बाद में समझाया जाए जब बच्चा तो दिमाग थक जाता है, क्योंकि खाने के बाद बच्चे थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं दोपहर में। तो उसको इस तरह से समझाया जाए तो बच्चे को समझ में आएगा। अगर आप इसी विधि से समझाएंगे कि आपने व्याख्यान विधि का अंत के कालांश में व्याख्यान विधि का यूज़ कर दिया, तो बच्चे को ये सब्जेक्ट, कठिन विषय तो बिल्कुल भी इससे समझ में नहीं आएंगे, और गणित व्याख्यान विधि से पढ़ाया नहीं जाता। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। रायबर्न के अनुसार पुनरावृत्ति बिंदु इस प्रकार है। ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। शिक्षण में चयन जरूरी है। आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने सब्जेक्ट में क्लास 4th के बच्चे को आपको नाउन में क्या पढ़ाना है, क्लास 5th के बच्चे को उसी सब्जेक्ट में नाउन में क्या पढ़ाना है। तो ऐसे उनके क्लास के हिसाब से सेक्शन बटे होते हैं कि बच्चे को इस लेवल पर क्या ज्ञान देना है। बच्चे के कक्षा स्तर के हिसाब से ही आप उसको ज्ञान प्रदान करेंगे। जबकि आप नाउन का बहुत बड़ा पार्ट पढ़ के गए हैं, तो आप वो अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके स्तर के अनुकूल नहीं है। इस तरह अनुकूल शिक्षा देने के लिए आपको चयन ज़रूरी है कि आप बच्चे को किस पार्ट में कितना पढ़ाएं। जैसे कि नाउन के अगर भाग बता रहे हैं तो कितने बताएं कि अभी बच्चा उसको पढ़ सके, सीख सके, समझ सके, क्योंकि बच्चे के स्तर के अनुसार ही वो सीखेगा। उद्देश्यहीन शिक्षण कभी सफल नहीं होता। आप कक्षा में गए हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर गए होंगे कि आज हमें ये पढ़ाना है, आज हमें ये पाठ पढ़ाना है, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है। बच्चे को लिखना सिखाना है, तो इन इन पॉइंट्स को आपने चुन रखा है, तो आप किस पॉइंट्स को लेकर कैसे शिक्षण विधि बनाकर आप क्लास में गए हैं, तो आप उसको अचीव। जब आप उद्देश्य ही नहीं रखेंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे जाके? कभी कुछ पढ़ाने से बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। चयन उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। बोध प्रश्न ये आपके लिए है। शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना क्यों ज़रूरी है?
अब आप बताइए कि शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना क्यों ज़रूरी है। चयन के सिद्धांत में नियोजन का क्या योगदान है। हमने नियोजन पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि चयन के सिद्धांत में हमें ये ज़रूरी होता है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएं, नियोजन का योगदान भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कक्षा में ये याद रहे कि हमें बच्चे को क्या और कितना पढ़ाना है। इसके लिए नियोजन का सिद्धांत होता है कि आप अपनी योजना बनाकर जाएं कि हमें बच्चे को ये इतनी मात्रा में ये इसके अंदर ये चीज़ें बतानी है। इसलिए नियोजन आवश्यक होता है। अगला सिद्धांत है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता आप सभी परिचित होंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आप अपने भाई के जैसे नहीं हो सकते, आप अपनी बहन के जैसे नहीं हो सकते। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग काले और कुछ लोग गोरे होते हैं। कुछ लोग किसी तथ्य को जल्दी समझ लेते हैं तो कुछ लोग देर में। कुछ अपनी बात चिल्ला कर सब जगह कह देते हैं, और कुछ उपयुक्त समय भी मतलब उपयुक्त समय आने पर भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, यानी अपनी हिचक के कारण वो व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। उसमें कोई समानता नहीं, ना रूप रंग की, ना आकृति की, ना बनावट में, और ना ही बुद्धि में। आपने देखा होगा हर व्यक्ति एकदम अलग दिखाई देता है, सबके चेहरे अलग हैं। तो ये सब वैयक्तिक भिन्नता ही है। यही भिन्नता ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। शिक्षण कार्य में यदि इस भिन्नता को ध्यान में न रखा जाए तो अधिगम को गुणवत्तापरक नहीं कहा जा सकता। शिक्षक हमेशा वैयक्तिक भिन्नता का ख्याल रखे, उसके अनुसार शिक्षण को नियोजित करे, अन्यथा शिक्षण कुछ छात्रों की समझ में आएगा और कुछ की समझ में नहीं आएगा। आप हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुद्धिमान बच्चों को लेकर चल रहे हैं और कमज़ोर बच्चों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। आप बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो बुद्धिमान होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। आपने एक बार बता दिया, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत मोस्टली तो नहीं होती है, वो एक बार में ही चीज़ें समझ लेते हैं। लेकिन जो मंदबुद्धि बालक हैं या धीमी गति से सीखते हैं या जो सामान्य बालक हैं, वो उनको समझाने के लिए आपको अपनी स्पीड स्लो रखनी होगी, और कमज़ोर बालकों पर तो आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर आपको सिखाना होगा कि कौन सा बच्चा जो है कमज़ोर है, तो हमें इसको 1 से 2 बार या 3 बार बताने की, या क्लिपों के माध्यम से या फिर चित्रों के माध्यम से, मॉडलों से बताने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी शिक्षण विधि बनाइए जिसमें आप अपने सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करेंगी, तो उनकी जो भी वैयक्तिक भिन्नता है, जैसे कि कोई देखकर समझता है, कोई सुनकर ज़्यादा ध्यान देता है, तो आप उन सब चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो सभी बच्चों को जो है समझ में आ जाएगा। अपने पाठ योजना आप वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर बनाइए। तो शिक्षण गुणवत्तापरक होगा। आप विचार भी कर सकते हैं कि आप कक्षा में आप जब पढ़ते होंगे तो आपके कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे। गुरु ने सबको पढ़ाया, एक समान ही पढ़ाया। जैसे गणित पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे गणित में बड़े तेज होते हैं, पर सभी का निष्पादन अलग अलग क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि सभी अलग अलग क्यों हैं? कुछ बच्चे गणित में कमज़ोर होते हैं जबकि गुरु तो सबको समान ही पढ़ा रहा है। तो यह वैयक्तिक भिन्नता के कारण ही होता है। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल तथ्य है समानता और सहभागिता। आप एक शिक्षक होने के नाते आपको कक्षा में किसी के साथ बहुत अच्छा और किसी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ बच्चों को ही आगे रखें, आपको सभी बच्चों पर समान ध्यान देना है, क्योंकि सभी आपके बच्चे हैं और आप सबके शिक्षक हैं। आप 50 बच्चों में किसी एक के शिक्षक नहीं, आप उन सब बच्चों के शिक्षक हैं, इसलिए आपको सब पर समान रूप से ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं, कुछ शिक्षक इतने बिल्कुल उदासीन रहते हैं। जो प्रिय हैं उन्हें अनुशासन भंग करने पर भी दंड नहीं मिलता, और जो प्रिय नहीं है उन्हें थोड़ा सा भी अगर उन्होंने कुछ शैतानी कर दी तो उन्हें भारी दंड
भोगना पड़ता है। इस कक्षा को हम लोकतंत्रीय कक्षा नहीं कह सकते। शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के साथ समान होना चाहिए, तभी उसे लोकतंत्रीय व्यवहार कहेंगे। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में ये बात कही गई कि शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। यानी आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आप बताएं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिपिकल होती है, समझ में नहीं आती, तो आप उनको बच्चे के जीवन से जोड़कर बताने की प्रयास करें। जैसे कि आपने प्रदूषण लेसन बताया, प्रदूषण पढ़ा रहे हैं, तो प्रदूषण पढ़ाते समय आप उन बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की जो है प्रदूषण देखा है, मतलब कैसे आपके आसपास किस तरह से लोग जल को प्रदूषित करते हैं या वायु को प्रदूषित करते हैं। आप जब उसे समझाएंगे तो वो अपने एरिया में हो रही चीज़ें भी आपको बताएगा। ये उस लेसन को, उसकी सीख को आप जब उसके जीवन से स्थापित करेंगे संबंध, तो वो समझ पाएगा कि आखिर मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसे। और बच्चे को रोचक भी लगे कि हाँ, हमें इसके बारे में पता है और ये हमने खुद देखा है। देखी हुई चीज़ें बच्चे ज़्यादा क्लियरली बताते हैं और उन्हें समझ में भी आता है। जब वो उसको कनेक्ट कर पाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे, आपको रटाना नहीं पड़ेगा। शिक्षा देने का कार्य शिक्षण के माध्यम से होता है। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उन तथ्यों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विद्यार्थी को उसके जीवन की क्रिया के साथ जोड़ते हैं। यह संबंध स्थापित हो जाने पर नया ज्ञान या कौशल बालक के जीवन का स्थायी अंग बन जाता है और वह इस ज्ञान का प्रयोग जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सुलझाने में करता है। पुनरावृत्ति बिंदु है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। लोकतंत्र का मूल भाव समानता और सहभागिता है। सफल शिक्षण वही है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हो। यहाँ पर हमने अपने तीनों सिद्धांतों को एक बार रिवाइज कर लिया कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यानी व्यक्तिक भिन्नता। लोकतंत्र का मूल भाव समानता और सहभागिता है, यानी यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवहार शिक्षक का। और सफल शिक्षण वही है जो जीवन से जुड़ा हो। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताया है। आवृत्ति का सिद्धांत। आप सभी ने यह जुमला अक्सर सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत ही होत सुजान। यानी बार बार अभ्यास करने से किसी भी कार्य का बार बार अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप उसको सीख जाते हैं, बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं। शिक्षण में जिस पाठ को, तथ्य को हम बार बार पढ़ते पढ़ाते हैं उस पर हमारी पकड़ अच्छी होती है और उसमें रुचि व ध्यान भी केंद्रित होता है। आप स्वयं विचार करें कि गणित के सूत्र हों या केमिस्ट्री के समीकरण, इनका हम अगर बारंबार अभ्यास करते थे, लिखते थे, तो वह भी हमारे लिए सरल हो जाता था और वह ज्ञान आज भी स्थायी है। बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब कि आप कोई लेसन, कोई क्वेश्चन इतने बार पढ़ते थे कि आज भी आपको वो याद रह गया है। ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हैं, जैसे कि साइंस में प्रकाश संश्लेषण आपने कक्षा 3 या 4 में पढ़ा होगा। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने तो पढ़ा था, तो उसके बाद से अभी तक मुझे उसे दोबारा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इतनी बार प्राइवेट स्कूल्स और सभी जगह इतनी बार जब रटा देते हैं तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे हमें ये समझ में आया कि आवृत्ति ज़रूरी है। आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप उसका
रिवीजन करवाएं, आप उसकी आवृत्ति बच्चों से कराएं। आप गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना, ये आवृत्ति के तरीके हैं। आप बच्चे से कह सकते हैं कि वो पाठ को समझाए, तो वो उसने जो समझा है अब उसे समझाने का प्रयास करेगा तो उसका ज्ञान और पुष्ट होगा। गृह कार्य दे सकते हैं, मासिक परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा बच्चे ने कितना जो है सीखा है। अगला सिद्धांत है हमारा निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत से लाभ। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि हम सभी जन्मतः रचनात्मक शक्ति, मतलब हम सभी में जन्मतः रचनात्मक शक्ति होती है, उसका यदि अवसर दिया जाए तो वह और प्रखर होती जाती है। शिक्षण में भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाना हो उसको कक्षा में सीखने वालों की सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा विकसित करते हुए पढ़ाया जाए। इसके दो लाभ होंगे, वह पाठ रुचिपूर्ण होगा और अधिगमकर्ता तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अब जो भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर होना चाहिए। आप मॉडल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट है तो उसमें कोई चीज़ बच्चे के समझ में नहीं आ रही है तो आप उसमें अच्छे से कहानी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों के सामने, और एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिससे जो है पाठ जो है जो आपका शिक्षण क्रिया है वो बड़ी मनोरंजनात्मक बन जाए, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगे उसे पढ़ने में। जैसे कि आप कोई कविता पढ़ा सकते हैं, जब तक स्वतः अध्ययन व विकास। आप एक इधर दी हुई है, मान लीजिए हमें गणित का पहाड़ा सिखाना हो तो आप इस रूप में गाकर कविता का रूप देकर शिक्षण को मनोरंजनात्मक बना सकते हैं और सीखने वाले बस गणित में रुचि लेने लगेंगे। बच्चों को कविताएं बहुत पसंद होती हैं, खासकर 5th क्लास तक। हमें भी कविताएं पसंद हैं, हम तो इतने बड़े हो गए हैं, तो कविताएं सभी को पसंद होती हैं। अगर आप कोई भी कठिन टॉपिक लेंगे और उसको कविता या कहानी के थ्रू समझाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आसानी से आपका वो पाठ सीख जाएंगे। जैसे कि आपने अगर पहाड़ा सिखाना है तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, 2 एकम 2 उठो सवेरे मुँह धो लो। अब अच्छी आदतों को पहाड़े से कनेक्ट कर दिया तो अब बच्चे पहाड़ा तो सीखेंगे ही, साथ ही कुछ नैतिक और अच्छी आदतें भी सीख जाएंगे। 2 दूना 4 बहुत न खाना आम का अचार, 2 तियां 6 मीठी मीठी बात कह, 2 चौके 8 मेले में जाओ करके ठाट बाट। ऐसे ही आप आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा विभाजन का सिद्धांत, और शायद ये लास्ट भी है। हाँ, ये लास्ट है। तो विभाजन का सिद्धांत इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है, इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है इसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर। अब हम यहाँ पर जो सूत्र यूज करेंगे कि शिक्षक को पढ़ाते समय सरल से कठिन की ओर अग्रसर होना चाहिए, यानी अपने पाठ को पहले सरल तथ्य बताया और फिर उसी से जोड़कर कठिन तथ्यों की ओर आगे बढ़े, ताकि तारतम्यता यानी क्रमबद्धता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। मान लीजिए आपको व्याकरण का ज्ञान देना है तो आप पहले अक्षर का ज्ञान देंगे, फिर शब्द बनाना सिखाएंगे, फिर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं यह बताएंगे, तब व्याकरणिक दृष्टि से इनका प्रयोग बताएंगे। इससे क्रिया आसानी से समझ में आ जाएगी और शिक्षण बोझिल नहीं होगा। अब आपको व्याकरण पढ़ाना है तो पहले आप बच्चे को अक्षर बताएंगे ना, आ ई ये हमने सीखा, उसके बाद हम उनसे छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द से बड़े शब्द बनाना सीखते हैं और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीख गए। तो हमें जब बच्चे को हम ये सिखा देंगे वाक्य कैसे बनाएं, तब जाकर हम 5th क्लास तक या 3rd क्लास में हम वाक्यों के भेद पढ़ाते हैं, यानी व्याकरणिक दृष्टि से वाक्यों का प्रयोग बताते हैं कि कैसे इन वाक्यों को प्रयोग किया जाता है व्याकरण की दृष्टि से। ग्रामर हम तब तक नहीं बताते, तब तक हम उसे सिखा रहे होते हैं। अगर हम पहले ही ग्रामर बताने लगेंगे तो बच्चे को तो शब्द ही बनाना, शब्द जोड़ना और वाक्य बनाना ही नहीं आता, तो वो उसके लिए शिक्षण बोझिल हो जाएगा
और वो पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेगा। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण है, क्योंकि विभाजन क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षक को छात्रों के सीखने की गति व स्तर का ज्ञान होता चला जाता है और वह अपना शिक्षण कार्य उत्तरोत्तर परिष्कृत भी करता चलता है। अब आप जैसे क्रमबद्ध रूप में पढ़ाएंगे तो आपको बच्चे की सीखने की गति भी पता चलेगी, उसका स्तर भी पता चलेगा, इससे आपका शिक्षण भी परिष्कृत होगा। सभी उपर्युक्त चर्चा से हमने जाना सभी सिद्धांत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सभी सिद्धांत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इनका अनुपालन सुनिश्चित करने से शिक्षण तो बेहतर होता ही है, शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार मिलने लगता है। एक तरीके से ये सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिस पर चलकर सहजता से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। पुनरावृत्ति बिंदु। पढ़ाए गए तथ्यों को बार बार दोहराने से ज्ञान स्थायी हो जाता है। मन में प्रसन्नता हो तो अधिगम की गति तीव्र होती है। पढ़ाए गए बार बार दोहराने से यानी आवृत्ति का सिद्धांत आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर तथ्य बच्चे बार बार दोहरा पाएंगे तो वो जल्दी उनके मन में स्थायी हो जाएगा और वो उसे आगे चलकर भूलेंगे नहीं। मन में प्रसन्नता यानी आप मनोरंजनात्मक तरीके से पढ़ाएंगे तो अधिगम की गति तीव्र होती है। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। खंड से पूर्ण की ओर बढ़ना मनोवैज्ञानिक है। पाठ्य विषय को छोटे छोटे पदों में बांटकर पढ़ाने से शिक्षण प्रभावी होता है। यहाँ पर विभाजन का सिद्धांत। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों को क्या प्रभाव होगा? छात्र हंसेंगे, छात्र खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे। इनमें से कोई नहीं। अगर आप हल्की सी मुस्कान देंगे और शाबाशी के शब्द कहेंगे तो बच्चे प्रेरित होंगे, यानी मोटिवेशन उन्हें मिलेगा। प्रेरणा का सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है? आपके ऑप्शन है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आंसर है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रश्न हम अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।